जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और फाइनली आप सभी के बच्चों रिजल्ट भी अपडेट हो चुके हैं। तो रिजल्ट आने के बाद लगातार जो बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या है ना। कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग, है ना। पूरी प्रक्रिया को समझा दीजिए ताकि मुझे आगे कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। तो आप सभी को कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस जो है हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा काउंसलिंग की जो भी यहाँ पे प्रोसेस है उसको। और आपको ये जानने के बाद, ये समझने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बच्चों, है ना। और चैनल पे बच्चों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं और सबसे सटीक अपडेट देखने के लिए बच्चों मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने सोनू सर क्लासेस का अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप सभी को ORCR की जो ऑफलाइन PDF है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी और तमाम अन्य अपडेट्स और जो आपके नोटिफिकेशंस होंगे वो भी वहां पर आपको अपडेटेड मिलेंगे। सबसे पहले कोई भी वीडियो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने के लिए मिलता है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले देखिए काउंसलिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो काउंसलिंग में जो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से होती है और जो लास्ट स्टेप होता है वो फाइनल एडमिशन यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है आपके कॉलेज में, जो भी अलॉटेड कॉलेज होता है वहां पे। तो ये आपका सबसे पहला और सबसे लास्ट स्टेप बच्चों आपको मैंने लिख करके बता दिया, है ना। अब देखिए बच्चों इनके बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, ये प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा काउंसलिंग शेड्यूल के जरिए। अब देखिए बच्चों काउंसलिंग शेड्यूल 2024 आपको मिलेगा, ध्यान से समझना, हमारी बात को सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 2024 का लिस्ट है ना, ध्यान से समझना। कुछ बच्चे जो है वीडियो स्किप करके देखते हैं और फिर उनका हो जाता है मिस इन्फॉर्मेशन और वो दूसरे को ब्लेम करते हैं। लेकिन बात समझिएगा बच्चों, ये काउंसलिंग शेड्यूल 2023 का है, ठीक है। तो 2023 के शेड्यूल से बस हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या कुछ कंप्लीट प्रोसेस होता है, कैसे काउंसलिंग चलती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो सबसे पहला प्रोसेस होता है काउंसलिंग का वो होता है आपका चॉइस फिलिंग। क्या होता है? चॉइस फिलिंग होता है, जिसमें आप ORCR का एनालिसिस करके, है ना, और कॉलेजों को भरते हैं जहां पर आपको एडमिशन लेने की इच्छा होती है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा आप प्रेफर करते हैं एडमिशन लेना, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाते हैं ना, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी इच्छा होती है एडमिशन लेने की, उसका नाम सबसे ऊपर रखते हैं, उसकी उस ब्रांच को सबसे ऊपर रखते हैं। फिर उसके अलावा जो दूसरे कॉलेज और ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते होंगे उसको दूसरे नंबर पे रखते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से अन्य जितने कॉलेजों के नाम आपने बना रखे होंगे कि जहां जहां आपको एडमिशन मिल जाए और आप पढ़ाई कर सकते हैं वहां से, तो उनकी एक लिस्ट बनाते हैं बच्चों, है ना। और ये लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ORCR एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं आप? ORCR एनालिसिस करते हैं। ORCR क्या होता है बच्चों? OR का मतलब होता है ओपनिंग रैंक, CR का मतलब होता है क्लोजिंग रैंक, है ना। अब ये क्या सर, नई चिड़िया का नाम क्या है ये OR और CR? देखिए बच्चों पिछले वर्ष में किसी कॉलेज में, उसके ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ पर्टिकुलर किसी राउंड की काउंसलिंग में, ये जानकारी आपको ORCR से मिलता है। मतलब आप एक तरीके से एज एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि आपका यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है एक कॉलेज का, जो कि है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका देवरिया, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया का राउंड 1 का ये यहाँ पर आपको ORCR दे रहा है, और जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का है, ग्रुप A आपको दिख रहा है, होम स्टेट है। और ये गर्ल का आपका यहाँ पर जो BC गर्ल है, BC गर्ल का मतलब होता है बच्चों OBC यानी पिछड़ा वर्ग, यानी कि बैकवर्ड क्लास की जो गर्ल है, लड़कियां हैं, उनकी क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिखा रहा है। और इसमें ये दिखा रहा है बच्चों ओपनिंग रैंक की पहली लड़की का राउंड 1 में जो एडमिशन हुआ था उसका रैंक था 13,371, और अंतिम लड़की का जो राउंड 1 में एडमिशन हुआ था उसका रैंक था 15,667। तो इस तरीके से बच्चे आप यहां पर ये देख सकते हो कि यहां पर आपके
किसी पर्टिकुलर कॉलेज के उस ब्रांच में कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको अलग से एक वीडियो दे रखा है ORCR एनालिसिस का, जिसको आप देख सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख करके ORCR एनालिसिस कैसे सटीक तरीके से करते हैं और अपने रैंक, अपने रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग कॉलेज की लिस्ट परफेक्ट बना सकते हैं जिसमें 100% आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। वो वीडियो मिल जाएगी आपको, वो आप देख लेना। और वो ORCR के एनालिसिस के थ्रू अगर आप लिस्ट बनाते हो तो 100% गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आप समझिएगा कि ORCR की एनालिसिस की जाती है और देन हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं कि कहाँ कहाँ हमें एडमिशन मिल सकता है। और उस कॉलेज की लिस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आप उसकी चॉइस फिलिंग करते हैं, यानी कि उसको जो है ऑनलाइन सिस्टम में आप चूज करके वहां पे फिल कर देते हैं। जैसे फॉर्म फिलिंग का काम होता है वैसे कॉलेज चूज करने का काम होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई आपका यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग का मामला। तो देखिए इसमें जो है काउंसलिंग आपके 2 चरणों में होती है। एक मुख्य चरण की काउंसलिंग होती है, दूसरी विशेष चरण की काउंसलिंग होती है। जो मुख्य राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर का कोई भी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और सबसे ज्यादा चांसेस यहीं पे, सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं पर अलॉट होती हैं मुख्य चरण की काउंसलिंग में, है ना। और इसके बाद आता है विशेष चरण। मुख्य चरण की काउंसलिंग होती है पहली, दूसरी और तीसरी चरण की काउंसलिंग, और इसके बाद आता है विशेष चरण की काउंसलिंग जो कि चौथा, पांचवा, छठवां और सो ऑन, इसके आगे कितना भी वो करा सकते हैं। पिछली बार 8 राउंड तक हुआ था, इनकी मर्जी होती है तो वो 10-12 राउंड तक भी चलता है। वो जो है इस पे डिपेंड करता है कि कितनी सीटें वैकेंट रह गई हैं, ठीक है। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे कि फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें यहाँ पे काउंसलिंग की, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अनलिमिटेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास यूं समझो कि अगर 10,000 भी चॉइस करने का मौका है, 10,000 ब्रांचेज और कॉलेजेस की लिस्ट, 10, अब 10,000 कहोगे कैसे हो गया, जैसे एक कॉलेज में आपको 6 ब्रांच देखने के लिए मिलेंगे तो 6 चॉइस फिलिंग हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो भी संख्या हो वो पूरी संख्या आपको यहाँ पर चूज करने का मौका मिल रहा है कि आप पूरा कॉलेज का नाम भर सकते हैं, है ना। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या, जितने कॉलेजों की लिस्ट या कॉलेजों का नाम अवेलेबल है ऑनलाइन सिस्टम में उन सभी को आप चूज कर सकते हैं। ये आपको पहली राउंड में मौका मिलता है ना। और ये आपका ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और यूपी के स्टेट के बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जाता है, जो कि आपके रैंक कार्ड में भी लिख करके आया होगा। ये हो जाती है चॉइस फिलिंग का मामला, जिसमें मैंने कहा कि विदाउट अगर आप ORCR एनालिसिस करते हैं अगर चॉइस फिलिंग, तो फिर मुश्किल ही होता है कि कॉलेज किसी को मतलब अलॉट हो जाए अगर ORCR एनालिसिस बच्चा नहीं कर रखा है तो, ठीक है। इसके बाद आपका होता है अलॉटमेंट। अब देखिए चॉइस फिलिंग के लिए आपको 2 से 3 दिनों का एक तरीके से समझ लो कि मौका दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर पिछले बार बहुत ज्यादा टाइम दिया गया था, लेकिन 2 से 3 दिनों का मौका दिया जाता है। इस बार 2 से 3 दिन ही मिलेंगे आपको, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड निकालते टाइम ही चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिला। यहाँ एडमिट कार्ड जब बच्चों ने पिछले बार निकाला था उसी समय चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आया था। इस बार थोड़ा सा जो मामला है वो अलग है, ठीक है। तो ये समझिएगा बच्चों कि फर्स्ट राउंड की इसके बाद क्या होती है, अलॉटमेंट होती है ना। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपका 2-3 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट का टाइम दे दिया जाता है कि भैया आपने जो कॉलेज भरा था ना उसमें से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो फला फला डेट को आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको एक डेट मिलेगी। ये सब आपकी 2023 की है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपके काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, है ना। तो फर्स्ट राउंड की आपको सीट अलॉटमेंट देखने के लिए इस तरीके से मिल जाती है। सीट अलॉट होने के दिन ही या उसके ठीक अगले दिन आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जो कि होता है आपका फ्रीज फ्लोट, है ना। फ्रीज फ्लोट में क्या होता है कि जो कॉलेज बच्चों को अलॉट हुआ, जिस बच्चे को भी जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, वो कॉलेज
को या तो आप फ्रीज कर सकते हैं या तो फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज जो ब्रांच मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हो और उसमें ही एडमिशन लेकर आगे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हो। फ्लोट का मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है, आप आगे की राउंड की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप रिजर्व रखना चाहते हैं। अगर कोई दूसरा कॉलेज नहीं अपडेट होता है, कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उसी में आप आगे पढ़ाई करेंगे। ये मतलब होता है फ्लोट का। अब इसके लिए कुछ चार्जेस भी होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो इसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी पड़ती है और काउंसलिंग फीस भी आपको इसी में पे करनी होती है। तो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है बच्चों, वो होती है 3,000 रुपए गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों के लिए। प्राइवेट कॉलेजों की दशा में 50% का फीस डिपॉजिट करना पड़ता है। और यहाँ पर आपका बात करें कि आपका फ्री फ्लोट के बाद एडेड या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है तो 3,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस 250 रुपए आपको काउंसलिंग फीस जो है सबमिट करनी पड़ती है। यानी 3,250 रुपए आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। यानी इतना तो आप पहले से व्यवस्था करके अभी रख लीजिए काउंसलिंग फीस का 3,250 रुपए बच्चों, है ना, क्योंकि ये अमाउंट तो देना ही है। ये अगर आप दे करके सीट रिजर्व कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो आगे की जो फीस है उसके लिए थोड़ा मौका, थोड़ा टाइम आपको कंप्लीट फीस जमा करने का मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सीट रिजर्वेशन, आपका फीस पे करने का मामला, फ्रीज फ्लोट करने का मामला। अब फ्रीज फ्लोट करने के बाद जो टाइम इंटरवल आपको फ्रीज फ्लोट करने के लिए और अपनी फी डिपॉजिट करने के लिए दी जाती है, उसी टाइम के बीच में आपको फ्रीज फ्लोट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अब ये जो होता था पिछले साल तक वो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स तक होता था, जो कि होते हैं गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज। गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेजों को डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बनाया जाता है। गवर्नमेंट या प्लस एडेड भी लिख सकते हैं आप, दोनों को बना दिया जाता है और यहां पर आपको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई कराने होते थे। लेकिन सुनिएगा, थोड़ा सा अपडेट इसमें हो सकता है, अभी मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, कोई ऐसा अपडेट कोई अभी सूचना नहीं आई है। आप लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन में अपने एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जैसे कि अन्य ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहां डॉक्यूमेंट अपलोड करके वेरीफाई कराने का प्रावधान है ना, यानी ऑनलाइन वो काम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जबकि ये काम ऑफलाइन आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स पर होता था पिछले साल तक। इस बार क्या मामला फंस गया है कि आपकी जो बीटीयूपी की सेमेस्टर परीक्षाएं है, इवन सेमेस्टर की बीटीयूपी की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में क्या है बच्चों कि इस सेमेस्टर परीक्षा के वजह से, है ना, क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो डीवी वाला काम है वो अटक रहा है, क्योंकि वही टीचर्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम देखेंगे और वही टीचर्स हैं जो प्रॉक्टर का, एग्जामिनर का काम कर रहे हैं अभी फिलहाल जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं सेमेस्टर वाले उनमें। तो मुझे लग रहा है इस बार कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शायद हो सकते हैं कि ऑनलाइन हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेटेस्ट रखो, है ना। लेटेस्ट रखने में क्या फायदा है डॉक्यूमेंट्स को सर? डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेटेस्ट रखते हो तो आगे के 3 साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दे रहे हो जिसकी वैलिडिटी मतलब 2024 में है लेकिन 2025 में नहीं है, या 2024-25 में है, 26 में नहीं है ना। तो आप एक बार लगाने को तो लगा दोगे डॉक्यूमेंट, फिर बाकी आगे कभी भी आपको जब उसे अपडेट करना होगा ना तो प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है चीजों को अपडेट करने के लिए। तो इसीलिए राय दी जाती है कि आप लेटेस्ट सर्टिफिकेट 2024 का सारा सर्टिफिकेट बना लीजिए। कुछ सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी मात्र 3 साल होती है, जैसे जातीय प्रमाण पत्र होता है ओबीसी कैटेगरी वालों बच्चों का, यानी कि पिछड़ा वर्ग वालों का, इनका 3 साल का वैलिडिटी होता है। अगर 3 साल से ज्यादा का सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपायर्ड माना जाता है और ये आय और जाति 2 सर्टिफिकेट्स के लिए होता है। और अगर ये एक्सपायर्ड है तो फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, सीट कैंसिल करके किसी और को दे दी जाती है। ये आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखोगे बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से देने हैं ये थोड़ा सा फटाफट से समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, है ना। डिटेल में वैसे तो मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, लेकिन फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए बच्चों, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो लगेगा वो
कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th क्लास का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में आता है, शायद ही सीबीएसई बोर्ड के 2-3-4 साल पहले का कोई बच्चा होगा जो जिसके डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स बच्चों मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपके यहाँ पे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आपको ये कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। 12th आपने 12th के आधार पे भरा है फॉर्म को, तो 12th यानी 2 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं। अगर आप ऐसी किसी ग्रुप के वगैरह में भर रखे हैं फॉर्म जिसमें एलिजिबिलिटी 12th या आईटीआई थी, तो 12th का क्लास का सर्टिफिकेट, और या फिर आईटीआई बेस पे भरा है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको रखना पड़ेगा बच्चों अपने पास, है ना। तो ये हो गया आपका बच्चों दो आपके 10th और 12th क्लास के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। 12th क्लास की मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है, यानी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है, आपने भरा उस आधार पे फॉर्म को, है ना, या आपने 10th के बाद 12th भी करा है, 12th के बाद पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों सर्टिफिकेट चाहिए फिर आपके लिए, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 10th और 12th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं बच्चों रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में बच्चों मेनली जाति प्रमाण पत्र आता है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य रिजर्वेशन होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने फ्रीडम फाइटर भर दिया फॉर्म में, मिलिट्री पर्सन भर दिया, हैंडीकैप्ड यानी विकलांग कोटा से फॉर्म भर दिया, ईडब्ल्यूएस भर दिया, जनरल वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस भर रहे हैं आजकल, जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब ये ना देने की दशा में क्या होता है, अब कोई एफिडेविट वगैरह नहीं एक्सेप्ट होता है। पहले क्या होता था कि एफिडेविट आप लगा देते थे कि सर फिलहाल हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ये, और हम आपको ये डॉक्यूमेंट जो है कुछ दिन बाद अवेलेबल करा देंगे, अगर नहीं करा पाते हैं तो हमारी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ऐसा आपसे लिखवा करके एफिडेविट सबमिट कर लिया जाता था। लेकिन अब एक्सेप्टेबल नहीं होता है ये चीज। अब आपको डॉक्यूमेंट देना ही है, अगर नहीं दे सकते हैं तो आपकी इस राउंड की सीट कैंसिल करके 3 राउंड से बाहर कर दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, पहले राउंड की सीट कैंसिल करके पहले 3 राउंड मुख्य चरण से बाहर भगा दिया जाएगा, और विशेष चरण की काउंसलिंग में आप फिर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट एकदम मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन अगर आपने कोई भी भरा है ना, यानी अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, ओबीसी फॉर्म में भरा हुआ है, तो जाति प्रमाण पत्र 2024 का बनवा लीजिए, ताकि आगे 3 साल की पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप कहोगे सर एससी एसटी का वैलिडिटी तो होता नहीं है, लेकिन देखिए बच्चों, सरकार क्या है, समय समय पर जातिगण संशोधन करती रहती है। किसी जाति को उठाकर ओबीसी में डाल देती है ना, किसी जाति को उठा करके एससी एसटी में डाल देती है। तो ये संशोधन समय समय पर होते रहते हैं सरकार के द्वारा, और इसमें जातियां इधर उधर जो है वर्गों में विभाजित की जाती हैं। और इसमें क्या होता है, संशोधन में जो आपके पुराने सर्टिफिकेट होते हैं वो निरस्त हो जाते हैं सारे के सारे, और इसमें आपको नए सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखोगे निषाद एक जाति है ना, जिसको कई जगहों पे ओबीसी में रखा जाता है, कई जगहों पे एससी एसटी में रखा जाता है। ऐसे ही गोंड भी एक जाति है जिसको ओबीसी में कई जगहों पे रखा जा रहा है, कई जगहों पे एससी एसटी में रखा जा रहा है। तो ये मुद्दा है थोड़ा सा एक तरीके से समझ लो डीप समझने वाली बात है, ठीक है। और ज्यादा मैं डीप में इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बस इतना समझो कि इस पे ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट सर्टिफिकेट रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट्स। इसके आगे बढ़ते हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा देखिए, सरकार ने 2022-23 में संशोधन कर दिया है ना, कि फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं भैया, हम लड़के के नाम से कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चा अर्न भी नहीं कर रहा है, इनकम भी नहीं है उसकी, और बच्चे को जो हम स्कॉलरशिप वगैरह देंगे वो उनके फादर के इनकम के आधार पे देंगे, है ना। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक से अधिक जगहों पे अपने नाम का सर्टिफिकेट बनवा करके दूसरे जगह पे अपने फादर का नाम का सर्टिफिकेट बनवा करके लगा दे रहे हैं, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, और भी बहुत तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 2022 से आगे कभी भी अब हमें जरूरत होगी 2023, 24, 25 में, तो हम फादर का इनकम सर्टिफिकेट जो है लेंगे, यानी पिता का आय प्रमाण पत्र लेंगे, है ना। यानी पिता का लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, क्योंकि अब बच्चे का नहीं लगता है। अब ये पिछले 2-3 सालों से अपडेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, फादर्स इनकम सर्टिफिकेट लगता है, पिता का आय प्रमाण पत्र यानी फादर के नाम से आय प्रमाण पत्र बनता है, वो लगाया जाता है। पहले ये सिर्फ स्कॉलरशिप में काम आता था, लेकिन
पिछले वर्ष से इसे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपसे सबमिट करवाया जा रहा है। इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, कई जगहों पे एडमिशन लेने से मना करते हैं कॉलेज वाले, ठीक है। तो इन फादर का इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन आप बनवा के रखेंगे निवास प्रमाण पत्र का। वैसे मेनली आपके जो जाति और आय हैं ये दो प्रमाण पत्र मुख्य होते हैं। इसके अलावा आप आधार या कोई एक फोटो आइडेंटिटी रेडी रखेंगे, जिसमें आपके सभी वही डिटेल होने चाहिए जो आपके 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र 2024 वाला आपको जीकप का रखना है अपने पास। रैंक कार्ड और जीकप जो रिजल्ट है 2024 का ये आपको रखना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको तब मिलेगा जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो प्रोविजनल एडमिशन अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच बच्चों जो है अलॉट हुआ है। ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की 6 फोटो आप रखेंगे, ठीक है। ये आपके मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वनली आपको डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे टाइम चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए ये सिर्फ वेरीफाई करके आपको वापस दे दिए जाते हैं डीवी में सारे डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको फाइनली कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं और कुछ आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं। ओरिजिनल क्या जमा करना पड़ता है, टीसी जमा करना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, एफिडेविट कोई लगा रहे हैं तो एफिडेविट जमा करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें जो है ओरिजिनल होती हैं, बाकी तो आपका फोटोकॉपी जमा होता है ना। तो और जैसे आपका प्रवेश पत्र आपका वो फोटोकॉपी ही समझ लो वो सबमिट होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो फोटोकॉपी ही निकाल रखा है ना आपने। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपको एडमिशन टाइम में चाहिए होता है, जैसे आपका टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए ये काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं चाहिए ये, है ना। मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये जितने मैं सर्टिफिकेट चीजों में को मैं बता रहा हूँ, ये अगर नहीं भी होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, ये समझ लो। ये महत्वपूर्ण नहीं है या जरूरी, इनका जरूरत जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं है, ठीक है। चलो ये एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में आपको अलॉटेड जो कॉलेज होता है उसमें सबमिट करना होता है। अब यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होता है उन बच्चों को जो उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं और उत्तर प्रदेश में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने प्रदेश बोर्ड से बना करके देना पड़ता है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र थाने मत पहुंच जाना बनवाना स्कूल वाले देते हैं आपके, है ना। स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के दिया जाता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यानी जिला अस्पताल से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहते हो, ठीक है। और ये आपको इतना काम जो है कर लेना है, ठीक है। और जिला अस्पताल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाओ तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट एक आता है गैप सर्टिफिकेट। अब सवाल इसमें गैप सर्टिफिकेट का बहुत आता है और टीसी का कि सर टीसी कौन सी क्लास की। देखिए टीसी कभी भी आप जिस आधार पे भर रहे हो फॉर्म को उसकी नहीं लगती है, टीसी हमेशा अंतिम क्लास की लगती है। जैसे आपने अगर इस साल 12वीं पास की है तो 12वीं की टीसी जमा की जाएगी। अगर आपने बीए किया है तो बीए की टीसी जमा की जाएगी। अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है तो बीएससी की टीसी जमा करी जाएगी, है ना। चाहे आप बीटेक कर लिए हो और डिप्लोमा करना चाह रहे हो तो बीटेक की टीसी जमा की जाएगी, है ना। ये मत समझना है कि आपने ग्रुप ए का फॉर्म भर दिया 10th स्टैंडर्ड पे तो टीसी हम 10th क्लास का दे सकते हैं। मान लो आपने 2018 में आपने 10th कर लिया, तो अब 2018 की अगर आप यहाँ पर टीसी दे रहे हो तो 2018 से लेकर 2024 तक का आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भैया 2018 से लेकर 24 तक में आप क्या कर रहे थे, है ना, कि आप एडमिशन नहीं ले पाए पॉलिटेक्निक में, है ना। ये जवाब देना पड़ता है आपको। इसके लिए एक एफिडेविट बनती है, यानी कि एफिडेविट एक बनती है ना, एक आपका सर्टिफिकेट बनता है जो कि वकील बनाता है। कौन बनाता है? वकील, एडवोकेट साहब बनाते हैं। वकील साहब के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि भैया हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, हमने 2012 में 12वीं पास कर ली थी या 2018 में या 2020 में कर लिया था और अब हम पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं। तो वो लिखेंगे श्रीमान महोदय 2022 से लेकर 2024 तक के बीच में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसके कारणवश
मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं ले पाया लेकिन फिलहाल मैं पॉलिटेक्निक करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट सबमिट करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी। कुछ कॉलेज क्या होते हैं कि इसमें एप्लीकेशन सिर्फ आपके हाथ से लिखा हुआ एक A4 शीट पे एप्लीकेशन फीस सबमिट कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा एक रैगिंग सर्टिफिकेट भी होता है जो कि कॉलेज पे ही आपको मिलता है, 15 नंबर, ये देख लो। तो रैगिंग सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो कोई भी टीचर आपको इसके विषय में बता देगा और इसमें मदद कर देगा आपको। रैगिंग सर्टिफिकेट एक सिंपल सा फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना नाम वगैरह लिख करके और साइन करके अपने फादर का साइन करवा करके और सबमिट करना होता है। ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको इतने चीजों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हो जाता है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो समझ लो एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो फ्रिज कैंडिडेट है ना, वो अपना बैलेंस फी डिपॉजिट करते हैं। बैलेंस फी क्या होता है सर? बैलेंस फीस का मतलब है कि जैसे आपके कॉलेज की मान लो कुल 13,000 मान लो फीस है ना, सपोज दैट, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 13,000 फीस है। 3,000 आपने पहले जमा कर दिया तो 3,000 माइनस कर दो, कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गए। तो अब 10,000 रुपए अब आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो 23 से लेकर 26 तारीख तक का टाइम दिया गया है ना। तो ये आप अपना ये भी भाई रेडी ही रखेंगे, है ना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। कहते कि भाई पूरा पैसा जमा करो, तो पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, लेकिन 3-4 दिनों की मोहलत आपके पास रहती है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे की फिर अब जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ होगा या जिन्हें अलॉट हुआ और उन्होंने फ्लूट कर दिया, तो वो अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करेंगे या अपडेट करेंगे अपने फ्लूट ऑप्शन को, और यहाँ पर अपने जो भी चॉइस फिलिंग है वो अनलिमिटेड कर पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ अनलिमिटेड कर पाएंगे, तो यहाँ पर अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग बच्चों आप जो है कर पाएंगे फर्स्ट सेकंड, और इसी तरीके से थर्ड में भी आप देखोगे तो अनलिमिटेड बच्चों चॉइस फिलिंग यहाँ पे करने का मौका मिल रहा है। और इसके बाद आपको एक काउंसलिंग में सेशन स्टार्ट होने का डेट भी दे दिया जाएगा, जब से आपकी जो है यहाँ पे आपका क्लास भी जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको एक सीट विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपना पैसा वापस लेकर सीट कैंसिल कराकर इस वर्ष काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। ये भी एक प्रावधान होता है, जिसकी की जरूरत ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो देखिए आपको साफ साफ बोला जाता है यहाँ पे कि वर्ष जो भी पिछला वर्ष है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करें, अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग भरें, जिसमें ज्यादातर आपको चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होने के चांसेस, ठीक है। और प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में, ये पिछले बार का मामला था, इस बार क्या होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। फीस जो मैंने आपको बता रखी है वो फीस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फीस जो है, हाँ फीस जो है आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3,250 रुपए आपको सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो ये पूरा मामला होता है ना। देखो काउंसलिंग की जिसे कोई भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी, जो कुछ भी नहीं जानता काउंसलिंग के विषय में, उसके लिए हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं और उनके पास बहुत ही अब नाम मात्र का लिमिटेड जो है अवेलेबिलिटी है, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग कर दीजिए, इसलिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो ऑलरेडी जो है उनके पास एग्जॉस्टेड है पूरी सीट, और वो सीट जो है और ज्यादा अब नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन हमने रिक्वेस्ट करा कि भाई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भाई कर दो, तो आप जो है काउंसलिंग करिए कुछ बच्चों की, और ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस पे ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके जो काउंसलिंग फीस है 250 रुपए बच्चों वो पे कर देनी है, और जो फी का पेमेंट है वो स्क्रीनशॉट उसको आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसी पे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है बच्चों 7985344958 पे, है ना। ये स्क्रीनशॉट भेज देना है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यही आपका कॉलिंग नंबर है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बच्चों आपको ध्यान से आपको टोकन नंबर जरूर ले लेना है ना, क्योंकि आपकी काउंसलिंग टोकन नंबर से होगी। आपको एक वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट है उस पे अपडेट किया जाएगा, जिसमें आपकी पूरी जानकारी रहेगी, और आपके कॉलेजों से संबंधित जो चर्चाएं हैं, जो डिस्कशन है, वो भी उसी वेबसाइट पे आपके साथ की जाएगी, है ना। प्रॉपर आपके साथ
पूरा डिस्कस किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी और 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कराया जाएगा। क्योंकि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट ORCR एनालिसिस। ORCR एनालिसिस कैसे करते हैं, बाकी वीडियो के एंड में आपको ORCR एनालिसिस कैसे करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसको आप देख करके ORCR एनालिसिस एकदम जबरदस्त एक्सपर्ट्स की तरह से कर पाओगे, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत भी मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, क्योंकि टाइम टेकन होता है, बहुत समय लगता है। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं कुछ तो आपको पूरा दिन भर भी लग सकता है एक प्रॉपर 20-25 कॉलेजों की लिस्ट बनाने में। 20-25 में बोल रहा हूं, हालांकि एक्सपर्ट्स 200 तक कॉलेज भरेंगे, बेहतरीन कॉलेज, ठीक है। तो ये आपका मैं बता दूं कि भाई आप जो है काउंसलिंग अगर कराना चाहते हो एक्सपर्ट से तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। और टोकन नंबर सभी बच्चों के पास होना चाहिए। जितने भी बच्चों ने फीस पे कर रखी है वो सभी बच्चे टोकन नंबर जरूर ले लेंगे। विदाउट टोकन नंबर आपका जो काउंसलिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टोकन नंबर आप ले लीजिएगा जिस बिहाफ पे आपका यहाँ पर काउंसलिंग बच्चों किया जाएगा। ये फी पे करके इस पे स्क्रीनशॉट आपको QR कोड को स्कैन करके पे कर देना है और इस नंबर पे आपको भेज देना है। और यही कॉलिंग नंबर है, कॉल करके आपको टोकन नंबर या व्हाट्सएप पे ही आप टोकन नंबर बच्चों मांग सकते हैं। ये काम आपको बच्चों कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जो भी चीजें मैंने यहाँ पर समझाई और बताई काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आपको समझ में आई हो। और अब आपको काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई भी इशू ना हो। और कोई भी डाउट रहता है बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और लगातार हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता हम आपके साथ खड़े हैं। लगातार वीडियोस बच्चों आते रहेंगे और आप उनको फॉलो करते रहिए। 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेंगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं आने वाली है ना। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आती है, अपडेट आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले हो आपको। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।